देखिए नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, तो इसमें देखिएगा टॉपिक में कुछ जनरल पॉइंट हैं, कुछ की फीचर्स दिए गए हैं इसके, तो उनको देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन refers to a very broad term that may occurs at various level, मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह की, जैसे ये एक्सप्रेशन जो होता है वो आफ्टर द डिफरेंशिएशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बॉडी में जब सेल्स डिवाइड कर जाती हैं, सबसे पहले जैसे स्पर्म एंड ओवा के फ्यूजन से जाइगोट बना, वो जाइगोट डिवाइड करके पहले अनडिफरेंशिएटेड मास बनाता है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो है फिर डिवाइड करता है और उसमें डिवीजन ऑफ लिवर होता है, काम का बंटवारा होता है, और वो पर्टिकुलर सेल्स जो है एक स्पेशल फंक्शन के लिए क्या की जाती है, कैटेगराइज कर दी जाती है। तो वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब एक्चुअली जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं एनिमल में उनको हम स्टेम सेल बोलते हैं और प्लांट्स में उनको हम टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं। तो उनके पास सभी तरह के रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं, लेकिन जो सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं किसी एक स्पेशल फंक्शन के लिए, उसके अंदर कुछ ही तरह के रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं जो कुछ ही जीन का एक्सप्रेशन कर सकते हैं, सारे जीन का एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। तो देखिएगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन refers to a very broad term that may occurs at various level, considering that gene expression result in the formation of a पॉलीपेप्टाइड। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर या जीन का एक्सप्रेशन जो बॉडी में दिखाई देता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाई देता है, और स्ट्रक्चरल फॉर्म जो होता है उसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। तो जब तक प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तब तक जीन का एक्सप्रेशन शो नहीं होगा। इट कैन बी रेगुलेटेड एट द सेवरल लेवल इन यूकैरियोट। द रेगुलेशन कुड बी exerted at, पहला क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर हो सकता है कि रेगुलेट कर दिया जाए, या चेक कर कहां पे कर सकते हैं हम कि न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बना, तो या तो आप उस प्रोसेस को ही रोक दीजिए कि डीएनए से एमआरएनए ना बने, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं वहीं से। दूसरा स्टेप क्या है, प्रोसेसिंग लेवल, दैट मींस रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। मान लीजिए कि जो जीन एमआरएनए का जो जीन था उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन थे ना, तो उनकी स्प्लाइसिंग की गई, मतलब उसको काटा गया, इंट्रॉन्स को रिमूव किया और एक्सॉन को क्या किया गया, जोड़ा गया। अब उन एक्सॉन्स को आप ना जोड़िए, एक्सॉन्स को नहीं जोड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का एमआरएनए नहीं बनेगा, तो वो प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा। एंड नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। मान लीजिए अगर न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बन भी गया, तो ये एमआरएनए जो साइटोप्लाज्म में आएगा तभी इसकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन आपने ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, तो वो जब तक साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा तब तक वो प्रोटीन नहीं बनाएगा और उसका एक्सप्रेशन नहीं होने पाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलेशनल लेवल। अब एमआरएनए कहाँ पे आ गया है, साइटोप्लाज्म में आ भी गया, तो आप कहाँ पे रोक सकते हो इसको, ट्रांसलेट करने से रोक सकते हो। जब टीआरएनए और आरएनए से जुड़ करके क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, तो उस सिस्टम पे हम इसको क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। The genes in a cell are expressed to perform a particular function or a set of function। जो बॉडी में जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक खास तरह का फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, या अ सेट ऑफ फंक्शन कहते हैं। सेट ऑफ फंक्शन कहने का मतलब क्या है, दैट मे बी डिपेंडेंट ऑन द डोमिनेंस और रिसेसिव फॉर्म हो सकता है जीन का, एलिलिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर, जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपने पढ़ा था कि कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं ना, जैसे हाइट ले लिया तो टॉल एंड डार्क था, तो उन दोनों सेट ऑफ कैरेक्टर को क्या कर रहा है, रेगुलेट करेगा जी। फॉर एग्जांपल इफ एन एंजाइम कॉल्ड द बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड इन द ई कोलाई, इट यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसैकेराइड, मेनली लैक्टोज। डाइसैकेराइड में यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया जो है इसके अंदर एक एंजाइम सिंथेसाइज किया जाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है।
तो गैलेक्टो जो लैक्टिक एसिड है, एक डाइसैकेराइड है लैक्टिक एसिड, जो दो मोनोमर से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसके ऑपरेशनल मेथड को अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे ये मेटाबोलाइज होता है इकोलाई में। तो उसी को इन्होंने अलग से एक टर्म देकर के रखा हुआ है, आपके एक टॉपिक देकर के रखा है, लैक-ओपरान मॉडल। क्या रखा हुआ है? लैक-ओपरान मॉडल। तो उसमें हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। तो यहाँ गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये एंजाइम है जो इस डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है। अब ये लैक्टिक एसिड जब ब्रेक होता है तो ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है और गैलेक्टोज बनाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स हैं, इनमें इसको तोड़ देता है। तो ई कोलाई यानी बैक्टीरिया के अंदर इस डाइसैकेराइड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किसके थ्रू? लैक-ओपरान मॉडल। आगे देखिए, डाइसैकेराइड लैक्टोज into glucose and galactose. The bacteria use them as a source of energy. बैक्टीरिया इसका यूज किसके लिए करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर करता है। क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो होता है या फैट जो होता है वो अपने मोनोमेरिक फॉर्म में ही किसी ऑर्गन्स के अंदर क्या किया जा सकता है? यूटिलाइज किया जा सकता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी सेल है तो बॉडी सेल में हमारे लिए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के नाम पे हम ग्लूकोज जानते हैं। क्या होता है? ग्लूकोज। कि हमारा बॉडी सेल जो है वो कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में यूटिलाइज करेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में ही यूटिलाइज करता है। अगर आप किसी दूसरे अदर फॉर्म में देते हो तो उसको यूटिलाइज नहीं करेगा। डाइसैकेराइड दे रहे हो, ओलिगोसैकेराइड दे रहे हो, पॉलीसैकेराइड दे रहे हो तो यूटिलाइज नहीं करेगा। They would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase. तो जब एक बार इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उनको एनर्जी मिल जाएगी, तो फिर उसके बाद उस एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब फिर उस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो फिर उसको क्या करेंगे? इस लैक्टोज को तोड़ेंगे और फिर से ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रोड्यूस करेंगे, जिससे इनको एनर्जी मिलती रहेगी। Therefore, in simple terms, it is the metabolic, physiological or environmental condition that regulate the expression of gene. अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीन को रेगुलेट करने के लिए कितने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो क्या कौन से? मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल, तीनों। मेटाबॉलिक प्रोसेस में हो सकता है एंजाइम इनएडिक्वेट हो, एंजाइम अपर्याप्त मात्रा में हो। दूसरा क्या है? फिजियोलॉजिकल, कोई फिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी हो या डिस्टर्बेंस हो। और या फिर क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, दैट मींस इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो टेम्परेचर हो सकता है, एटसेट्रा, कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं लाइक दैट द हीट या टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर से एंजाइम क्या होता है? डीनेचर्ड हो जाता है। जैसा कि आप आगे चल करके पढ़ेंगे, एक चैप्टर है क्लास 11 का बायोमॉलिक्यूल, वहाँ भी हम पढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। और इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो ऑर्गेन्स को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ जीन को रेगुलेट करने के लिए मेटाबॉलिक पाथवे, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर तीनों रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गन आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। जैसे ह्यूमन में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है या किसी भी मैमेलियन ऑर्गन में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कई सारे सेट ऑफ जीन के द्वारा क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। जीन के द्वारा ही उसका एक्सप्रेशन पर्टिकुलर हो पाता है। जैसे अब जो एक ह्यूमन का जो जीन है
वो उसके अंदर ऐसे कैरेक्टर लाएगा जो उसके एंसेस्टर से आए हैं, ठीक है। ऐसे भी हमारे अंदर कई सारे जीन होते हैं जिनका एक्सप्रेशन नहीं होने पाता, लेकिन वो जीन्स पाए जाते हैं सर्टेन लैक ऑफ एंजाइम या फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं होने पाते, लेकिन कभी कभी वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एटाविस्टिक कैरेक्टर, बताया था आपको। एटाविस्टिक कैरेक्टर बोलते हैं, मतलब जीन है हमारे बॉडी में लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं होने पा रहा है। अब किसी वजह से हो सकता है, लैक ऑफ एंजाइम की वजह से हो सकता है, या फिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है कि वो जीन एक्सप्रेस नहीं होने पा रहा है। लेकिन बाई चांस कभी एक्सप्रेस हो जाता है तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? एटाविस्टिक कैरेक्टर, जो हमारे एंसेस्टर का कैरेक्टर था लेकिन अचानक से हमारे में क्या हो गया? रीअपीयर हो गया। तो कुछ एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, टेल का पाया जाना, ठीक है, या पूरे बॉडी के ऊपर हेयर पाया जाना, लुइस जोएल ब्राउन, लाइन बेबी आप रसिया बोलते हैं उसको, एटसेट्रा। नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट्स control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for the control of gene expression। तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या? डीएनए से आरएनए जब बनता है तो उसी दौरान उसके जीन को क्या किया जा सकता है? रेगुलेट किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। In a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turns regulate the interaction with the accessory proteins, which affect the ability to recognize the starts। तो जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है, मतलब जिसका ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट मतलब डीएनए का वो पार्ट जिसका आरएनए बनाना है। कुछ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो गिवन प्रमोटर की वजह से, जो प्रमोटर साइट से जब वो जुड़ेगा तभी वो क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा साइट को, और वहां से क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे तो वो साइट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा? एमआरएनए नहीं बनाएगा। These regulatory protein can act both positively यानी एक्टिवेटर एंड नेगेटिवली दैट इज रिप्रेसर। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीनेसिस एंजाइम ही है, तो ये दोनों की तरीके से काम करते हैं, एक्टिवेटर भी और रिप्रेसर भी। ये ट्रांसक्रिप्शन को शुरू भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो जो बंद करेगा उसको हम रिप्रेसर बोलते हैं। And the accessibility of promoter region of the prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of protein with the sequence terms the operator। तो एक्चुअली जो रीजन होता है, प्रमोटर रीजन होता है किसी भी साइट का, जो प्रमोटर रीजन होता है, तो प्रमोटर जहां से इनिशिएट होता है इसी के अंदर एक ऑपरेटर साइट पाया जाता है जो इसको जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ऑपरेटर जैसे बोलते हैं ना कि वहां पे ऑपरेटर है, ठीक है। तो साइट जो है वो प्रमोटर साइट है। प्रमोटर साइट के अंदर ही क्या पाया जाता है? ऑपरेटर पाया जाता है जो इसको क्या करता है? जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। अब इसके अलावा एक सेकंड प्रोटीन होता है जो उसको क्या करता है? साइट को रिकॉग्नाइज करता है, साइट को रिकॉग्नाइज करता है। The operator region is adjacent to the promoter allele in most operon, and in most cases sequence of the operator bind a repressor protein। देखिए ज्यादातर कह रहे हैं कि जो प्रमोटर रीजन होता है उसी के एडजेसेंट पास में ही क्या होता है? ऑपरेटर साइट पाया जाता है, ऑपरेटर पाया जाता है। लेकिन कुछ में क्या होता है? in most cases the sequence of the operator bind a repressor protein। एक अलग प्रोटीन होता है, इसी से ये बाइंड कर जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेसर बोलते हैं। तो ये जीन को क्या करता है? रेगुलेट करता है, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। रिप्रेसर क्या करेगा? स्टॉप करा देगा उस प्रोसेस को।
ईच ओपरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हर एक ओपरॉन का एक अपना खुद का क्या होता है, रिप्रेसर होता है, और एक अपना क्या होता है, ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ओपरॉन एंड इट इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विद द लैक रिप्रेसर ओनली। तो जैसे लैक ओपरॉन का जो रिप्रेसर होता है वो लैक ओपरॉन को ही क्या करता है, रिप्रेस करता है, उसी से बाइंड करता है और उसी को क्या करता है, रोकने का काम करता है। अब देखिएगा नेक्स्ट है लैक ओपरॉन मॉडल। देखिए लैक ओपरॉन मॉडल बेसिकली है क्या, देखिए लैक ओपरॉन मॉडल जो है एक स्ट्रक्चरल जीन है जिसके एक्सप्रेशन की वजह से कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, मेनली इसमें बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या लैक्टोज के यूटिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लैक ओपरॉन मॉडल, लैक्टोज ओपरॉन बोलते हैं। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, लैक ओपरॉन मॉडल। ठीक है, तो ये मेनली किसमें पाया जाएगा, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में पाया जाता है। यहां देखिएगा the elucidation of lैक ओपरॉन was also a result of a close association between the geneticist Francis Jacob and a biochemist Jack Monod। तो जैकब एंड मोनॉड अंडरलाइन कर लीजिएगा सिर्फ। लैक ओपरॉन मॉडल पूछा जाता है किसने दिया, तो किसने दिया, जैकब एंड मोनॉड ने दिया। They were the first to elucidate a transcriptionally regulated system in lैक ओपरॉन। Here लैक refers to the lactose। यहाँ लिखा हुआ है कि लैक किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, लैक्टोज के यूटिलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं कि लैक लैक्टोज है। तो बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज कैसे यूटिलाइज होता है, उसके लिए डिफरेंट काइंड के एंजाइम बनाए जाते हैं और उस पर्टिकुलर एंजाइम की सिंथेसिस के लिए कुछ रेगुलेटरी जीन होते हैं जो पर्टिकुलर एंजाइम बनाते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर, उस ऑर्गन्स के अंदर वो लैक्टोज यूटिलाइज किया जा सकता है। देखिए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटर जीन। कह रहे हैं कि क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो पॉलीसिस्टोनिक है, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या, इसमें कई सारे साइट हैं जहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। इनको यहां पे नाम दिया गया है क्या, जेड, वाई और ए। फिर कहा कि इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है क्या, प्रमोटर। क्या जुड़ा होता है, प्रमोटर। और प्रमोटर में ही क्या पाया जाता है, ऑपरेटर। प्रमोटर में ही क्या पाया जाता है, ऑपरेटर जीन पाया जाता है जो इसको ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट, common promoter and regulatory gene. Such arrangement is very common in the bacteria and it is refers to as operon। अंडरलाइन कर लीजिएगा, operon। जहां पे कई सारे स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने के लिए एक ही प्रमोटर साइट या ऑपरेटर पाया जाए तो उसको हम ओपरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपरॉन बोलते हैं। जहां एक प्रमोटर या ऑपरेटर कई सारे स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को रेगुलेट करता है उसको हम ओपरॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन हमारे पास तीन हैं, जेड, वाई एंड ए। तो ये क्या कर रहा है, इसको रेगुलेट कर रहा है। तो एक से अधिक यानी पॉलीसिस्टोनिक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट, टू नेम फ्यू सच एग्जांपल, लैक ओपरॉन
ट्रिप्टोफैन ऑप्रोन है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का अगर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मेशन करिए या ब्रेक डाउन करिए, फॉर्मेशन करिए, ठीक है, या हाइड्रोलिसिस करिए, दोनों के लिए। नेक्स्ट अरेबिनोज, अरेबिनोज जो होता है ये शुगर होता है, अरेबिनोज, इसको ARA ओप्रोन बोलते हैं, हिस्टीडीन ओप्रोन है एंड वैलिन ओप्रोन है, एटसेट्रा। मतलब ये अमीनो एसिड है, ये क्या है, अमीनो एसिड है। इनका फॉर्मेशन या यूटिलाइजेशन हाइड्रोलिसिस के लिए जो ओप्रोन जरूरी होता है या स्ट्रक्चरल जीन जरूरी होते हैं, तो ऐसे ही कई सारे ओप्रोन सिस्टम हैं। तो आपके सिलेबस में जो डिटेल में दिया गया है वो क्या दिया गया है, लैग ओप्रोन दिया गया है। देखिएगा, द लैग ओप्रोन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, द आई जीन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। रेगुलेटरी जीन को हम क्या बोल रहे हैं, आई जीन बोल रहे हैं। रेगुलेटरी जीन क्या है, आई जीन। हियर टर्म द आई डज नॉट रिफर्स टू इंड्यूसर, इसका आई का मतलब क्या है, इंड्यूसर नहीं है, शुरू करना नहीं है। रेदर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आई जीन का मतलब क्या होता है, इनहिबिटर। क्या होता है, इनहिबिटर है। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने का, क्या होता है, रोकने वाला। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, इसके अलावा 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं। कौन कौन से, Z, Y एंड A, ये नाम दिए गए हैं। Z, Y एंड A स्ट्रक्चरल जीन है। द I जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैग ओप्रोन। तो I जीन जो है ये किसके लिए कोड करता है, रिप्रेसर के लिए। किसके लिए, रिप्रेसर एक प्रोटीन होगा, एक एंजाइम होगा जो क्या करता है, रिप्रेस करता है, यानी स्टॉप कर देता है उसके फंक्शनिंग को। आगे the I code for the repressor of the lab operon and Z gene coded for the beta galactosidase. बीटा, देखिए अब ये जो ZYA स्ट्रक्चरल जीन है ना, तो जीन क्या होता है, फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। वो किसी ना किसी एमआरएनए को कोड करेगा और एमआरएनए क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, जो इसकी हाइड्रोलिसिस को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो जेड क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो मोनोमर है ना। एक्चुअली लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड में दो मोनोमेरिक यूनिट पाए जाते हैं। ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट किससे जुड़े होते हैं, जो बॉन्ड इनके बीच में पाया जाता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल होता है उसी का नाम क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, जो इस बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, जिससे ये दोनों मोनोमर फ्री हो जाते हैं और उस बैक्टीरियल सेल के द्वारा ये लैक्टोज यूटिलाइज किया जा सकता है। आगे, which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide, that is lactose, into monomeric unit galactose and glucose। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इसको लैक्टोज को तोड़ देगा, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, क्योंकि इनके बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा ये इसी को डाइजेस्ट करता है, तोड़ देता है। The Y gene code for the permease, परमिएज, जैसा कि नाम से ही कंफर्म हो रहा है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपका लैक्टोज है वो जब आप इसको, ये मान लीजिए कोई आर्टिफिशियल मीडियम है, लैब है जिसके अंदर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये इकोलाई बैक्टीरिया है और हमने इसको लैक्टोज मीडियम में डाल दिया है, तो ये लैक्टोज इसके अंदर इंटर कैसे करेगा, इस बैक्टीरिया की बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर कैसे करेगा। तो उसके लिए एक एंजाइम रिस्पांसिबल होता है
परमिएज। क्या नाम होता है? परमिएज। ये इस लैक्टोज को कहां पहुंचाएगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचाएगा, परमिएज। देखिए दूसरा वाई जो कोड कर रहा है वो एक एंजाइम कोड कर रहा है, परमिएज। Y gene code for the permease which increases the permeability of cell to beta galactosides, and the A gene encodes a transacetylase. अब इस ट्रांसएसिटाइलेज का फंक्शन जो है एनसीईआरटी लिखती नहीं है, ना आपके लेवल पर अभी जरूरी है। यहाँ पर 3 एंजाइम बनते जरूर हैं, लेकिन 2 ही मेनली यूटिलाइज किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। एक परमिएज जो लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो उस बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसका फंक्शन ये लिखते नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तीसरे एंजाइम का देखिएगा, Y code for the permease which is permeability हो गया, and the A gene for the transacetylase. Hence, all the 3 genes produced in the lycopron are required for the metabolism of lactose. ये तीनों एंजाइम जरूरी हैं मेटाबॉलिज्म। In most other operon as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. तो लगभग इसी तरीके से या इसी तरीके से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से, किसी अदर मैकेनिज्म से। जैसे अलग अलग सबस्ट्रेट होगा तो अलग अलग लाइकोप्रोन मॉडल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइकोप्रोन की जो फंक्शनिंग होगी वो एक जैसी ही होती है। ऐसे उनके लिए क्या होता है, एक रिप्रेसर जीन होता है। रिप्रेसर जीन के लिए जो कोड करता है वो इनहिबिटर जीन करता है। इनहिबिट करना या रिप्रेस करना बात एक ही है। तो इनहिबिटर ही क्या करता है, रिप्रेसर के लिए कोड करता है। ये क्या करेगा, फंक्शनिंग को स्टॉप करेगा। कब करेगा, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा तब। जब मीडियम में लैक्टोज खत्म हो जाएगा तब ये उसको जाकर के क्या करता है, स्टॉप कर देता है। लेकिन इसको कौन स्टॉप करता है तब तक के लिए? इसको तब तक के लिए लैक्टोज भी रिप्रेस करता है। मतलब इस रिप्रेसर से लैक्टोज आकर के जुड़ जाता है, तो जब तक लैक्टोज इससे जुड़ा रहता है तब तक ये रिप्रेसर खुद सप्रेस रहता है। मतलब ये फंक्शनिंग अपनी शो नहीं करता है। तो जितना भी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ये स्ट्रक्चरल जीन ये एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे और इस बैक्टीरियल सेल के द्वारा सारा का सारा लैक्टोज यूटिलाइज कर लिया जाएगा। जब इसके साथ जुड़े हुए भी लैक्टोज यूटिलाइज कर लिए जाएंगे तो ये फ्री हो जाएगा, और ये फ्री होते ही जाकर के ऑपरेटर साइड से बाइंड कर जाएगा और इसकी फंक्शनिंग को क्या करेगा, रोक देगा। जैसे ऑपरेटर क्या होता है, किसी रूम में बैठ करके ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई इसका दोस्त है जो उससे बात करता रहता है, जो उसकी फंक्शनिंग को स्टॉप करता है। तो फॉर एग्जांपल कि जब तक आप इसको एंगेज रखेंगे तब तक ये काम करेगा। जब आप इसको फ्री कर देंगे तो ये इसको जाकर के इसके काम को रोक देगा। ये फ्री होगा तो इसके काम को जाकर के क्या करेगा, रोक देगा। तो इस तरीके से ये रिप्रेसर को कौन रोकेगा, लैक्टोज। जब तक लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट रहेगा तब तक रिप्रेसर लैक्टोज के साथ जोड़ करके इनहिबिटेड फॉर्म में जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज मीडियम में बैक्टीरियल सेल के द्वारा यूटिलाइज कर लिया गया, सारा खत्म हो गया, तो ये फ्री हो गया। ये ऑपरेटर से बाइंड करके इसको क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा, फंक्शन को बंद कर देगा। देखिएगा, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपरॉन। लैक्टोज ही वो सबस्ट्रेट है जो इस सिस्टम को क्या करता है, स्विच ऑन या स्विच ऑफ करता है। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो सिस्टम स्विच ऑन रहेगा, क्योंकि रिप्रेसर क्या है, लैक्टोज की वजह से सप्रेस कर दिया गया। लेकिन जैसे ही मीडियम में लैक्टोज खत्म हो जाएगा, रिप्रेसर एक्टिवेट हो जाएगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा और मीडियम को स्विच ऑफ कर देगा। तो वहां की फंक्शनिंग जो है वो बंद हो जाएगी। Hence it is termed as inducer, underline करें। लैक्टोज क्या है,
इंड्यूसर है, यहाँ सबस्ट्रेट ही इंड्यूसर है। सबस्ट्रेट ही क्या करता है, रिएक्शन को शुरू कराता है। तो यहाँ सबस्ट्रेट जो यूटिलाइज हो रहा है वो लैक्टोज, तो लैक्टोज इंड्यूसर है और लैक्टोज ही रिप्रेसर से जुड़ जाता है तो उसको सप्रेस कर देता है, तो वही इनहिबिटर भी है। तो जब ये रहेगा मीडियम में तो सिस्टम स्विच ऑन रहेगा, मीडियम में नहीं रहेगा तो सिस्टम स्विच ऑफ रहेगा। In the absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permeate. Remember, a very low level of expression of lactoferrin has to be present in the cell all the time, otherwise lactose कैन नॉट इंटर द सेल। तो सेल के अंदर जो है लैक्टोज कम ही मात्रा में इंटर करता है और जितना इंटर करता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, परमीएज के ऊपर। परमीएज अलाउ करता है लैक्टोज को क्या करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए सेल के अंदर, उसी की परमिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये समझिए परमीएज जो होता है वो एक प्रोटीन चैनल होता है। क्या होता है, एक चैनल होता है जिसके थ्रू लैक्टोज बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर करेगा। The lactose then induce the operon in the following manner. किस तरीके से इंड्यूस करता है देखिएगा। The repressor of the operon is synthesized. Repressor of the operon is synthesized all the time. कॉन्स्टिट्यूटिवली, मतलब ये लगातार जो है रिप्रेसर बनाया जाता है, यहाँ पे बना हुआ रहता है रिप्रेसर, मीडियम में रिप्रेसर क्या होगा, बना रहेगा। लेकिन अब ये मीडियम में रिप्रेसर अगर रहेगा और मीडियम में लैक्टोज नहीं रहेगा तो ये रिप्रेसर सीधे जाकर के किससे बाइंड कर देगा, ऑपरेटर से बाइंड कर देगा और मीडियम स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर मीडियम में जैसे ही आप लैक्टोज प्रोवाइड कर दोगे तो ये लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर को स्विच ऑफ कर देगा, तो ऑपरेटर फ्री हो जाएगा और ऑपरेटर फ्री हो जाएगा तो फिर से स्ट्रक्चर जीन क्या करेगा, फंक्शनिंग शो करने लगेगा। जेड वाई और ए, तो जेड बीटा गैलेक्टोसाइड ए, वाई परमीएज और ए ट्रांसएसिटाइल ए। फ्रॉम द आईजीन से, आईजीन ही तो इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी ही तो रिप्रेसर बना रहा है। नेक्स्ट, द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। रिप्रेसर protein binds to the operator region of the operon and prevent the RNA polymerase from transcribing the operon। यानी कि ये रिप्रेसर किससे बाइंड कर जाता है, आरएनए पॉलीमरेज से। किससे, एक प्रोटीन और होगा ना आरएनए पॉलीमरेज, भाई यही तो इस डीएनए से, मतलब जो जेनेटिक कोड होता है उसे क्या करेगा, एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से तभी प्रोटीन या उसे एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। तो ये रिप्रेसर जो है अगर मीडियम में रहेगा तो ये किससे बाइंड करता है, ऑपरेटर से। ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज की फंक्शनिंग को क्या करेगा, रोक देगा। ये आरएनए पॉलीमरेज की फंक्शनिंग को क्या करेगा, रोक देगा। नेक्स्ट, from transcribing the operon in the presence of an inducer such as lactose or allolactose, मतलब फॉर्म है उसी का, and the repressor is inactivated by the interaction with the inducer। inducer क्या है, देखिए inducer मैंने आपको बताया क्या, लैक्टोज है। तो लैक्टोज इंड्यूसर है। जब लैक्टोज मीडियम में रहता है तो ये लैक्टोज जाकर के रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है और रिप्रेसर को बाइंड, इससे बाइंड करेगा तो इसको क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है। तो यही तो फंक्शन को रोके हुआ था। अब ये खुद इनएक्टिव हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। दिस अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन रिसीव। तो ये क्या करेगा, दिस अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस। तो अब ये जब सब रिप्रेसर जो है लैक्टोज के जुड़ने की वजह से सप्रेस हो गया, आरएनए पॉलीमरेज अपना काम
कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इन स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से एंजाइम बनेगी और उस मीडियम में लैक्टोज बैक्टीरियल सेल के द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाएगा। Essentially, regulation of glycogen can also be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate. तो इसके सबस्ट्रेट के द्वारा जो है जो एंजाइम सिंथेसाइज किया जाता है उसके द्वारा भी इसको क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। तो एंजाइम्स यही बने हुए हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज के द्वारा भी इस सिस्टम को क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। भाई एंजाइम अगर प्रॉपर अमाउंट में होगा तो आपका ये प्रोसेस जो है लैक्टोज यूटिलाइजेशन तो वो चलता रहेगा कंटिन्यूअस मेथड में। अगर कम हो जाएगा तो उसकी यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल के द्वारा घट जाएगा। रिमेंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे अगर ये लैक्टोज है, क्या है, लैक्टोज ये आपको बताया गया कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो मोनोमरिक यूनिट होती हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो आप कह रहे हैं कि लैक्टोज जो है वो क्या कर रहा है, इंड्यूसर है। तो कहीं आपके दिमाग में ये ना है कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज को हम मीडियम में प्रोवाइड कर दें तो वो भी इंड्यूसर की तरह काम करेगा, नहीं, वो उसी का सबस्ट्रेट है लेकिन वो इंड्यूसर का काम नहीं करेगा। इंड्यूसर का काम कौन करेगा, वही डाइसैकराइड लैक्टोज ही करेगा। Can you think for how long the glycogen would be expressed in the presence of lactose? कितनी देर तक चल सकता है, जब तक लैक्टोज होगा। और कोई? अरे भाई वो बात तो एक ही है ना कि जब तक लैक्टोज रहेगा तब तक डिप्रेसर से बाइंड किए रहेगा, तब तक वो प्रोसेसिंग को होने देगा। जब नहीं रहेगा, मीडियम में खत्म हो जाएगा तो फिर स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक लैक्टोज रहेगा मीडियम में तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा और लैक्टोज के खत्म होते ही मीडियम क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ glycogen by the repressor is refers to as the negative regulation, अंडरलाइन कर लीजिएगा। refers to as negative regulation है। देखिए मीडियम में रहेगा तो इसको क्या करेगा, स्विच ऑफ किए रहेगा तो मीडियम में प्रोसीड करेगा, और अगर नहीं रहेगा तो ये इससे जाकर बाइंड कर जाएगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये निगेटिव रेगुलेशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली लाइन बाय लाइन ही पूछा जाएगा, इस पे कोई इसमें घुमाने वाली बात नहीं है, सीधे लिखा हुआ है कि ये निगेटिव रेगुलेशन है। Glycogen is under control of the positive regulation as well, but it is beyond the scope of discussion at this level। मतलब पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है लेकिन कह रहे हैं कि आपके लेवल की नहीं है, ना आपके बस की बात है। ठीक है, हायर क्लासेस बार बार एनसीईआरटी वालों की आदत है कि लिखते रहते हैं कि बस अब आपको पढ़ाते पढ़ाते ले जाएंगे वहाँ तक और टर्मिनल में कहेंगे यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। तो आप जो है अब इसके बाद हायर क्लास तो ले जाके वहीं पे किनारे पे छोड़ा। देखिए नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखिएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, जीनोम क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है तो जीनोम क्या होता है इसमें? कोई जीनोम तो जीनोम पहले बताइए।
total number of genes present in a haploid set of chromosomes is known as genome. Total number of genes present in a haploid set of chromosomes is known as genome. अब देखिए हैप्लॉइड सेट क्यों बोला? क्योंकि जो दूसरा वाला सेट होगा ना वो उसी का होमोलॉगस पेयर होता है, तो सेम जीन सेम लोकाई पर पाए जाते हैं। मतलब वो एलील थे उनको अलग कर दिया आपने, एलील थे उनको अलग कर दिया। बहुत ज्यादा ये हुआ होगा कि एक पे डोमिनेंट एक पे रिसेसिव चला गया होगा, लेकिन जीन तो है वही, जीन वही है। तो टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। जीन पूल, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? भाई जितने भी टर्म है पहले क्लियर कर लीजिए, तभी आपको पूरा चीज समझ में आएगा। व्हाट इज पॉपुलेशन? हाउ कैन वी डिफाइन द पॉपुलेशन? पहले ये बताइए। तो एक ही स्पीशीज तो बात नहीं है। तो इसको समराइज करिए एक साथ। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन। जैसे आप बात करते हैं कि बस्ती की पॉपुलेशन कितनी है आपके डिस्ट्रिक्ट की, यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, तो सबकी पॉपुलेशन अलग अलग है ना। अब इस पॉपुलेशन में हम ह्यूमन बीइंग्स को गिनते हैं। भाई गाय भैंस घोड़े बकरे बिल्ली को गिन तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी भी तो अपनी पॉपुलेशन है, उनका भी तो एक अपना नंबर है, वो भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसमें बढ़ाने के लिए बोल देते हैं दैट्स इंटरब्रीड। जो क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं, मतलब आपस में ही ब्रीडिंग शो करते हैं, अपनी ही स्पीशीज में ब्रीडिंग शो करते हैं। तो पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर बता दिया जाए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का जो है आप पॉपुलेशन बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को आप क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, आप बता देंगे। हाँ, तो ह्यूमन की पॉपुलेशन बताना या बड़े साइज के ऑर्गेन्स की पॉपुलेशन बताना जो है वो पॉसिबल है। कई सारे ऑर्गेन्स का पॉपुलेशन आप क्वांटिटेटिव बेस पर बता सकते हैं और कई सारे ऑर्गेन्स का नहीं बता सकते। माइक्रो ऑर्गेन फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि इसी कमरे में कितने बैक्टीरिया बता दीजिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। कितने फंगस है नहीं बता पाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ ऑर्गेन में है जो जिनका साइज बड़ा है, आप उनको बता सकते हैं, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह भी कुछ हद तक बता ले जाएंगे, लेकिन एरिया बढ़ा देंगे तो नहीं बता, ठीक है। तो जीनोम समझ में आ गया, जीन पूल समझ में आ गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब जो हमारी टोटल जीन है जो क्रोमोसोम पर पाई जाती है, कौन सा जीन किस फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका काम क्या है उस जीन का, इसको हमने पता लगा लिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो आपका 2003 में पूरा हुआ, कंप्लीटली 2006 में पूरा हुआ था, ठीक है। कुछ जीन्स बाद में आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे 2003 में ही पूरा हो गया था। इसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें बहुत खर्चा आया और कई सारे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ, उसी को हम इसमें पढ़ेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? हम जेनेटिक डिसऑर्डर का क्योर कर सकते हैं, हम जेनेटिक डिसऑर्डर का क्योर कर सकते हैं अगर हमको पता हो कि कौन सा जीन कौन सा फंक्शन रेगुलेट करता है।
तो कौन सा फंक्शन अपसेट है, तो यानी कि हमको पता लग जाएगा ना कि कौन सा जीन की वजह से हो रहा है, उस जीन की लोकेशन हमको पता है। तो हमारे पास मेथड है ना जीन थेरेपी, तो हम करके उसको ट्रीट कर सकते हैं, ये फायदा है। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सिर्फ यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी दिया गया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का और कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में कि किस क्रोमोसोम पर कितने जीन पाए जाते हैं, कब पूरा हुआ था, कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व हुई, ये सारी बातें इसमें दी गई। ठीक है, तो इसको हम कल स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज टाइम हो गया है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसकी मेथडोलॉजी दी गई है और फिर इसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दो टॉपिक हो जाएगा।